प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप सब सकुशल होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में त्रिकूट संघर्ष के बारे में। त्रिकूट संघर्ष जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि तीन पक्षों के बीच में हुआ और इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिकोणात्मक संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस संघर्ष में भाग लेने वाले तीन प्रमुख वंश थे, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश। इसमें प्रतिहार वंश और पाल वंश उत्तर भारत के शासन कर रहे थे और राष्ट्रकूट वंश जो है दक्षिण भारत का एक राजवंश था। विद्यार्थियों, जहाँ तक तत्कालीन परिस्थितियों की हम बात करें तो उत्तर भारत में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि हर्ष के कोई पुत्र नहीं था, अतः उसके राज्य का कोई वैध उत्तराधिकारी उस समय नहीं था। हर्ष के बाद सामंती शक्तियों ने देश की राजनीतिक एकता को छिन्न भिन्न कर दिया था। देश में अनेक नए राजवंश उत्पन्न हो गए थे। इनमें से तीन राजवंश अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रभावशाली हमें दिखाई देते हैं। इनमें पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश और पूर्वी भारत में पाल वंश था। इन तीनों राजवंशों ने अपने अपने क्षेत्रों में लंबे समय तक शासन किया, लेकिन इनका अधिकांश समय आपसी संघर्ष में ही बीता। इन तीन शक्तियों के बीच ये संघर्ष लगभग 200 सालों तक चलता रहा। आप सोच रहे होंगे काफ़ी लंबी अवधि है और इसमें अलग अलग शासकों ने अलग अलग समय पर जो है युद्ध किया और इसी संघर्ष को इतिहास में त्रिराज्यीय, त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। इस संघर्ष में भाग लेने वाले जो तीन प्रमुख वंश थे विद्यार्थियों, इसमें प्रतिहार वंश में गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज के बारे में आपने पढ़ा है और इस वंश की स्थापना 8वीं सदी में अवंती में हुई थी और इस वंश का जो संस्थापक है वे क्षत्रिय जाति के थे और नागपट प्रथम इसका संस्थापक था और इसने कन्नौज को जीता और उसको अपनी राजधानी बनाया था। और नागभट्ट प्रथम ने जब से कन्नौज विजय किया तब से कन्नौज प्रतिहार सत्ता का केंद्र बन गया था। वहीं दूसरा जो प्रमुख वंश था पाल वंश, उसका संस्थापक गोपाल था, जिसने 750 से 770 ईस्वी तक राज्य किया और उसके बाद धर्मपाल व देवपाल नामक दो अन्य राजा इस वंश में हुए और धर्मपाल व देवपाल के समय से पाल वंश भारत के प्रमुख राजवंशों में गिना जाने लगा था। इस युद्ध में भाग लेने वाला जो अन्य एक वंश है राष्ट्रकूट वंश, यह प्रतिहार और पाल वंश का समकालीन था और इसमें जो दक्षिण भारत का ये वंश था और इसके जो शुरुआती शासक थे वो राष्ट्रीय जिनको कहा जाता था, यानी प्रशासनिक पद से ये जुड़े हुए थे। और चौथा एक और वंश राज्य इस समय था, वह था निर्बल कान्यकुब्ज राज्य, यानी कन्नौज का राज्य। जिस समय ये तीनों राजवंश विद्यार्थियों अपनी अपनी सीमाएं बढ़ाने की योजनाएं बना रहे थे, उस समय कान्यकुब्ज में निर्बल आयुध वंश का राज्य था और इस वंश का उदय यशोवर्मा की मृत्यु के बाद हुआ था और इस वंश की निर्बलता ने प्रतिहारों व पालों को इस पर अधिकार करने के लिए प्रेरित किया या उनमें महत्वाकांक्षा जागृत की कि वो कन्नौज पर अधिकार कर लें। और इसी संघर्ष में दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट वंश भी आ गया और इन तीनों के मध्य संघर्ष को, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में भी कहा, त्रिवंशीय या त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। अब हम बात करें कि इस संघर्ष का मूल कारण क्या था। विद्यार्थियों, इस संघर्ष का जो मूलभूत कारण है वह है कन्नौज पर अधिकार करना। और जैसा कि अभी बताया कि कन्नौज पर उस समय आयुध वंश का शासन था और वहाँ के राजा बहुत कमजोर यानी दुर्बल थे, अतः प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट वंश के विभिन्न शासकों ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के अपने आदर्श को, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का प्रयत्न किया तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिकतम राज्य विस्तार और कन्नौज को अपने अधिकार में करने का उन्होंने प्रयत्न किया। अब हमारे सामने ये जानना हम चाहेंगे कि त्रिराज्यीय या त्रिपक्षीय संघर्ष के अध्ययन के स्रोत क्या हैं, कौन से वो सोर्सेज हैं, साधन हैं जो हमें इस संघर्ष के बारे में बताते हैं। तो इनमें प्रमुख है ग्वालियर अभिलेख, भागलपुर ताम्रपत्र लेख, संजन ताम्रपत्र लेख, बड़ौदा अभिलेख, डिंडोरी एवं राधनपुर के अभिलेख, बादल स्तंभ लेख, ये पुरातात्विक साक्ष्य हैं और साहित्यिक साक्ष्य में 11वीं शताब्दी में रचित
उदय सुंदरी नामक ग्रंथ प्रमुख हैं। और साथ ही विदेशी यात्रियों में अरब यात्री सुलेमान जो है वो हमें त्रिपक्षीय संघर्ष की जानकारी देता है। विद्यार्थियों, अब हम बात करें त्रिकोणात्मक संघर्ष के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो सबसे पहला कारण है विद्यार्थियों, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति होना। यानी जो विभिन्न राज्य थे, नवस्थापित जो राजवंश थे, ये साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से ग्रस्त थे और अपने साम्राज्य का अधिकतम प्रसार करना चाहते थे। और ये जो नवस्थापित राज्य थे, ये यहाँ के जो शासक थे वे अपने राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत करना चाहते थे। अतः इन राज्यों में आपस में संघर्ष होता रहा। गुर्जर प्रतिहार एवं पाल वंश के शासकों में मगध पर अधिकार करने की चेष्टाएं उनकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को ही उजागर करती है। गुजरात व मालवा क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों में प्रतिद्वंदिता भी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को ही प्रकट करती है। इसी प्रकार इन शासकों ने अपने अभिलेखों में भी स्वयं को विशाल भूभाग का स्वामी दर्शाने का प्रयास किया। यह भी उनकी साम्राज्यवादी भावना को अभिव्यक्त करता है। इसलिए ये सभी शासक वंश ये सभी जो शासक हैं, ये वंश जो है अपनी साम्राज्यवादी भावना और साथ ही अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और ऐसी स्थिति में इनके बीच में संघर्ष होना स्वाभाविक था। इस संघर्ष का एक दूसरा जो प्रमुख कारण है विद्यार्थियों, वह था गंगा यमुना द्वीप के समृद्ध क्षेत्र का आकर्षण। नए स्थापित राजवंशों को अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए गंगा घाटी की उपजाऊ मैदान आकर्षित करते थे। गंगा यमुना का जो विशाल भूभाग है विद्यार्थियों, बहुत उपजाऊ था और उत्तरी भारत का ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता रहा है। और इस मैदानी क्षेत्र पर जिस राजवंश का आधिपत्य होता था वही उत्तर भारत का शासक माना जाता था। अतः इसका आर्थिक एवं सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा था। इस क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पालवंश के शासक अपना अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप इनमें संघर्ष होना अनिवार्य था। इस संघर्ष का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था कन्नौज का विशिष्ट महत्व होना। तत्कालीन युग में कन्नौज का आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कन्नौज एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर चुका था तथा सांस्कृतिक दृष्टि से भी हर्षवर्धन के काल में इस नगर में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। अतः ये नए राजवंश कन्नौज पर अपना अपना अधिकार स्थापित करने के लिए आतुर थे। परिणामतः इनमें आपस में संघर्ष हुए। इस संघर्ष का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था उत्तर भारत की दुर्बल राजनीतिक स्थिति होना। कन्नौज का आयुध वंश एक दुर्बल राजवंश था। इसकी दुर्बलता ने विद्यार्थियों प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पालों को कन्नौज पर आक्रमण कर उत्तरी भारत में प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये राजवंश परस्पर संघर्षरत हुए। इस संघर्ष का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि राष्ट्रकूट साम्राज्य को सुरक्षित बनाना। राष्ट्रकूट शासक विद्यार्थियों अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अन्य साम्राज्यों या अन्य राज्यों को अत्यधिक शक्तिशाली नहीं होने देना चाहते थे। जैसा कि गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में हमने पढ़ा था कि समुद्रगुप्त ने जब उत्तरापथ को जीता उसके बाद उसने दक्षिणापथ के खिलाफ विजय अभियान किया। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रकूट शासक ये मानते थे कि अगर उत्तरी भारत के राजा ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे तो वो दक्षिण पर आक्रमण करेंगे और ऐसी स्थिति में उनका साम्राज्य असुरक्षित हो जाएगा। इसीलिए प्रतिहार शासक वत्सराज ने जब पाल शासक धर्मपाल को हराया तथा उसके राजछत्र आदि का अपहरण कर लिया, तब राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने वत्सराज पर आक्रमण कर उसे पराजित किया तथा उसकी बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाया। तो विद्यार्थियों, त्रिगुट संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या थी और उसके होने के प्रमुख कारण क्या थे, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि त्रिकोणात्मक संघर्ष, चूँकि हमने बात की थी कि लंबी अवधि तक चला, लगभग 200 सालों तक, तो अलग अलग वंशों के अलग अलग शासकों ने अलग अलग समय पर इसमें भागीदारी निभाई। और तो उसको हमने 6 चरणों में हम उसको बांटेंगे और साथ ही फिर उसके क्या परिणाम रहे और उसका क्या निष्कर्ष निकलता है त्रिकोणात्मक संघर्ष का, उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।